हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि एस्टेट बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन हमारा 1 है और अच्छा लगे तो सभी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन 1 है, लखनऊ की चिकनकारी में किन टाँकों का प्रयोग किया जाता है? ए है साटिन व स्टेम टाँके, बी है मुर्री टाँका, सी है हैरिंग बोन, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो हमारी लखनऊ की चिकनकारी होती है तो इसमें ये सभी टाँकों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, साटिन, स्टेम, मुर्री और साथ ही साथ आपका कौन सा टाँका, हैरिंग बोन, इनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। और इसके साथ ही साथ बखिया का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बखिया का प्रयोग भी किया जाता है और इनकी मदद से बहुत सुंदर सुंदर नमूने यहाँ बनाए जाते हैं। चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की कढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिकन की साड़ियों में मुख्यतः प्रयोग करने वाला टाँका है? ए है जालीदार टाँका, बी है मुर्री टाँका, सी है हैरिंग बोन टाँका, डी है उपर्युक्त सभी। तो जब चिकनकारी की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है खासतौर से साड़ियों में, तो वो होता है जालीदार टाँका। साड़ियों में कौन सा टाँका प्रयोग किया जाता है? जालीदार टाँका कहलाता है। ठीक है, जो चिकन की कढ़ाई होती है कितनी 3 प्रकार की होती है, आपको याद रहेगा। एक होती है चपटी कढ़ाई, ठीक है, चपटी कढ़ाई होती है। दूसरी गांठदार होती है, गांठदार होती है। और तीसरी कौन सी होती है? आपकी जालीदार होती है। ओके, जालीदार होती है। तो ये जो जालीदार कढ़ाई होती है, इसी का प्रयोग जो होता है हम साड़ियों में ख़ास तौर से करते हैं। ठीक है, और जो गांठदार होती है ये कैसी होती है? इसे उभरी कढ़ाई भी कहते हैं, नॉटेड भी कहते हैं। इसमें कौन सा, मुर्री और फंदा जो होता है टाँके का प्रयोग किया जाता है। मुर्री और फंदे टाँके का प्रयोग करके इस पर डिज़ाइन बनाई जाती है। किसमें? गांठदार में। ओके, याद रहे कि गांठदार में मुर्री और फंदे का प्रयोग करके डिज़ाइन बनाई जाती है। जो चपटी होती है इसमें बुखिया का प्रयोग किया जाता है। बुखिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो चपटी होती है उसमें। ठीक है, और कटाव कढ़ाई का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, आपको मतलब रिकॉर्डेड क्लास तो हमारे यहाँ रोज़ ही मिलती हैं आपको, लेकिन अभी मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा, तो 3 दिन तक जो है कोशिश करूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई में दे दूँ। 14, 15, 16 आपको है जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। जब मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। ठीक है, वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू होता है जहाँ मैं जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्लास बस अच्छी लगे तो सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? ए है वस्त्र कटाई के लिए कागज पर बनाए जाने वाले पैटर्न को, बी है कपड़े पर मिल्टन चौक से निशान लगाना, सी है वस्त्र की कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो ड्राफ्टिंग हम किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वस्त्र की कटाई से क्या करते हैं? पूर्व हम वस्त्र की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बना लेते हैं। ओके, तो यही सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। वस्त्र की कटाई से पूर्व हम नाप के आधार पर क्या करते हैं? आकृति बना लेते हैं वस्त्र की। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है सी ही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिधान में डिज़ाइनिंग या नमूने का प्रयोग, क्योंकि मैं आयोग के हिसाब से यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, वो मैंने धोखे में डाल दिया है। परिधान में डिज़ाइनिंग या नमूने का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? ए है व्यक्तिगत रुचि पर, बी है शारीरिक रचना पर, सी है त्वचा के रंग पर, डी है उपर्युक्त सभी। तो जब भी हम क्या करते हैं, परिधान में डिज़ाइन या नमूना तैयार बनाते हैं, तो हम देखते हैं उस व्यक्ति का इंटरेस्ट उसमें है या नहीं उस डिज़ाइन में। क्योंकि आप ज़बरदस्ती अपने हिसाब से नमूना डाल दोगे, कई बार बच्चों के जो होते हैं कपड़े हम अपने हिसाब से बनवा देते हैं या खरीद लाते हैं, फिर बच्चे वो पहनते नहीं हैं, बेकार हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखो उसकी चॉइस क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरीके की डिज़ाइन में है। दूसरा, उसके शारीरिक रचना कैसा है, उस पर वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे कि जो लंबे लोग होते हैं उन पर कैसे तिरछी धारियों के वस्त्र जो होते हैं अच्छे लगते हैं, फबते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन जो मोटे और नाटे लोग होते हैं उन पर लंबी धारियों के वस्त्र अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। त्वचा के रंग का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिधान की आकर्षक फिटिंग का रहस्य है? ए है कपड़े की गुणवत्ता, बी है ड्राफ्टिंग, सी है पैटर्न, या डी है उपर्युक्त सभी। तो परिधान की जब हम आकर्षक फिटिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पैटर्न बना लेते हैं उसका, तब जाकर हम पैटर्न बनाकर ही कपड़े को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक रंजक के प्रकार हैं? ए है जीव संबंधी, बी है वनस्पति संबंधी, सी है धातु संबंधी, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो प्राकृतिक आपके रंजक होते हैं वो ये तीनों तरीके के होते हैं। ठीक है,
तीनों तरीके के होते हैं यहाँ पर। देखो रंगों की प्राप्ति जो है वो हमें कहाँ से, दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी वही प्राकृतिक रंजक होते हैं, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरे कौन से होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक भी कहते हैं, ठीक है, संश्लिष्ट होते हैं। हेनरी फेहॉल ने जिसकी खोज की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक होते हैं और संश्लिष्ट दो तरीके के होते हैं। प्राकृतिक में आपके ये तीनों आ जाते हैं और संश्लिष्ट में आपके अम्लीय आ जाते हैं, क्षारीय रंजक आ जाते हैं और उदासीन वाले आ जाते हैं। और उदासीन में बहुत सारे आते हैं, प्रत्यक्ष है, गंधक है, वॉट है, विकसित है। ये कौन से रंजक हैं, ये उदासीन के प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, गंधक और वाट और विकसित, ये चारों रंजक याद रखिएगा किसके प्रकार हैं, संश्लिष्ट के अंतर्गत उदासीन के प्रकार हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जीव संबंधी में आपको पता होगा जो रंजक होते हैं। तो जीव में आपको मछली का पता होगा। मछली में क्या होता है, गहरा बैंगनी रंग का रंग प्राप्त होता है और ये कहाँ, भूमध्य सागर में आपको मिलती है। और कुछ कीट होते हैं, ठीक है, कुछ कीट होते हैं जो कीट से भी, जैसे कैक्टस के पौधे में रहता है एक कीट, उससे भी प्राप्त होता है। एक कॉकनियल कीट होता है, उससे रंग प्राप्त होता है। वनस्पति में मेहंदी हो गए आपके, हर और क्या कहते, कत्था हो गया, इन सब से भी रंग की प्राप्ति होती है, ठीक है। और वो कुछ बीज आती है, उनसे भी रंग प्राप्त होती है। और धातु में आप जानते हो लोहा वगैरह है, उससे हमें रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलतार का उप उत्पादन है रंजक, वर्णक, जीव या हल्दी। कोलतार की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो कोलतार से हमें क्या रंजक प्राप्त होते हैं, ठीक है, कोलतार से हमें क्या रंजक प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें हेनरी, जो विलियम हेनरी पार्कन थे, सॉरी हेनरी फेहॉल नहीं, गलधोकी से निकल गया था मेरा, विलियम हेनरी पार्कन थे, विलियम हेनरी पार्कन थे। इन्होंने क्या करा था, इन्हीं ने संश्लिष्ट रंजक खोजे थे। पता था, समय था ये शायद 1856, शायद नहीं, ये फिक्स है 1856 का समय था, ठीक है। संश्लिष्ट रंजकों की इन्होंने खोज की थी और ये कौन से थे, कोलतार रंजक थे। ये कौन से रंजक थे, कोलतार रंजक थे, ध्यान रखिएगा। कोलतार रंजक यही थे जो हेनरी पार्कन द्वारा ये खोजे गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो, हल्दी, नमक, कोलतार। तो यहाँ पर जो बाट रंजक का उदाहरण कौन सा है, वो है आपका इंडिगो। जो बाट रंग होते हैं ये आपके 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा होता है, एक तो इंडिगो होता है, एक इंडिगो होता है और इसको इंडिगो सोल, ठीक है, इंडिगो सोल तथा एल्गोसोल भी कहते हैं, तथा एल्गोसोल भी कहते हैं, ओके, एल्गोसोल भी कहते हैं, ओके। दूसरा होता है एंथ्राक्विनाइड। दूसरा कौन सा होता है, एंथ्राक्विनाइड, ये पहला था एंथ्राक्विनाइड होता है, ओके। और तीसरा आपके जो सल्फर रंजक होते हैं, ओके, सल्फर रंजक होते हैं, यही होते हैं आपके वॉट रंजक, ठीक है। ये कैसे होते हैं, वॉट रंजक होते हैं। इसमें जो एंथ्राक्विनाइड होता है और जो सल्फर रंग होते हैं, ये सूती है, लीलन है, जूट है, रेयॉन है, मतलब जितने भी सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं इन पर ये सरलता से चढ़ते हैं। कौन सा, सेकंड वाला एंथ्राक्विनाइड, किस पर, आपके सूती जो भी सेल्यूलोजिक जितने रेशे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिगोनाइट जो होते हैं, जो पहले बताए इंडिगोसोल वाले, ये कौन से, ऊनी रेशों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, वस्त्रों पर डिज़ाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रंजक कहलाती है, छपाई कहलाती है, ब्लॉक वर्ण कहलाती है या ठप्पा कहलाती है। तो जब हम वस्त्र पर डिज़ाइन के अनुसार रंग लगाते हैं तो उसको हम छपाई कहते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्र रंगते समय यह भी डालते हैं तेल, चीनी, नमक या उपर्युक्त सभी। तो हम क्या करते हैं, वाइंडिंग के लिए नमक डालते हैं, नमक से क्या है, पक्का भी हो जाता है रंग, ओके, छूटता नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, छपाई का प्रकार नहीं है, रोलर छपाई, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, बास्केट छपाई। तो जो बास्केट एक बुनाई का प्रकार है, आप जानते हो बास्केट तो एक बुनाई का प्रकार है, तो ये छपाई का बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। रोलर छपाई होती है, आप जानते हो रोलर पर डिज़ाइन छाप दिए जाते हैं और कपड़े को उससे गुजारा जाता है। ब्लॉक में हम लकड़ी के, प्लास्टिक के क्या होते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं। स्क्रीन में हम लकड़ी मतलब एक फ्रेम बना लेते हैं जिस पर नायलॉन के कपड़े को क्या करते हैं, कस देते हैं और फिर उस पर हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंधक रंजक का प्रयोग किस प्रकार के तंतुओं पर किया जाता है। ए है जांतव रेशे पर,
बी है वनस्पति रेशे पर, सी है कृत्रिम रेशे पर, डी है उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जो गंधक रंजक होता है वो किस पर, वनस्पति रेशे, और इसके साथ ही साथ पूछा जाए तो जो कृत्रिम में नायलॉन और रेयॉन होता है, इन दो पर उपयोगी रहता है। और रेयॉन, ठीक है, रेयॉन पर ये उपयोग रहता है। ओके, तो नायलॉन और रेयॉन पर जो होता है, और वनस्पति रेशों पर गंधक रंजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगी। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ? सन 1938 में, सन 1948 में, 1950 में, या फिर 1958 में। तो नायलॉन धागे का जो सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले 1935 में तो नायलॉन आया, आपको ये पता ही है। ठीक है, 1935 में तो इसका आविष्कार ही हुआ। 1935 में आविष्कार हुआ। किया किसने था? डॉक्टर बेलिस एच कैरोथर्स ने किया। किसने? एच कैरोथर्स ने किया, शॉर्ट में लिख दिया है। अभी कल परसों की क्लास में मैंने शायद इनके विषय में बात की है। तो नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण जो हुआ वो हुआ 1938 में। ठीक है, जब बनता है 1935 में तो उसके बाद ही होगा। तो 1938 में क्या हुआ? इसका प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सार्वजनिक रूप से मतलब सभी लोग इसका प्रयोग करने लगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड के वेबर क्रॉस तथा मीडल ने सन 1882 में रेयॉन की किस विधि का प्रयोग किया? ए है विस्कोस, बी है कुप्रामोनियम रेयॉन, सी है सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन, डी है लाइट रेयॉन। तो वेबर क्रॉस की बात हो रही तो बा से वेबर, बा से विस्कोस, ये ऑप्शन सही होगा। 1882 की बात है ये। 1882 में वेबर क्रॉस मीडल ने विस्कोस रेयॉन था बनाया था। ठीक है, विस्कोस रेयॉन बनाया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, क्योंकि 1882 में तो आपका नाइट्रोसेल्यूलोज आया था, है ना, नाइट्रोसेल्यूलोज आया था। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, 1892 में आया था विस्कोस। ओके, 92 में आया था, 1892 में आया था विस्कोस रेयॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि के खोजकर्ता अगर आपसे पूछे जाए कौन है, तो ये आपके हो गए कौन? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। ठीक है, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट जो हो गए आपके किसके? नाइट्रोसेल्यूलोज विधि के खोजकर्ता हो गए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं विस्कोस के, तो आपको आंसर मिल ही गया है। बात करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन की। एसीटेट रेयॉन, और एक होता है कुप्रामोनियम रेयॉन। कुप्रामोनियम का किन्ने? एल.एच. देसापिसस ने। ठीक है, एल.एच. देसापिसस ने यहाँ पर खोज की। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिल्क उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? कोलकाता में, मसूरी में, कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में, डी है चेन्नई में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्नाटक व जम्मू कश्मीर यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ? भारत में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड में। बात करेंगे भारत में, कपास होता है, कपास का उत्पादन करता भारत है। चीन की, तो चीन रेशम का उत्पादन करता है, लेकिन मतलब अच्छा जो रेशम है वो कहाँ? जापान में। वैज्ञानिक रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर रेशम का काम जापान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, कपास की कौन सी वस्तु जानवरों के खाने में प्रयोग की जाती है? बीज है, बिनौले हैं, फूल हैं, खली है। तो बीज की जो खली है, डी ऑप्शन सही होगा, इसी का प्रयोग किया जाता है जानवरों के खाने में। बकाया बीज से तो क्या होते हैं? बिनौले निकाले जाते हैं, और बिनौले में क्या होता है? कपास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिनौलों में ही कपास जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जो कपास होता है, बिनौले के अंदर बीज होते हैं और बीज में ही कपास लिपटा हुआ होता है। लीलन के रेशे में सेल्यूलोज मुख्यतः कितना प्रतिशत होता है? 58.8%, 62.5%, 63.7% या 65.4%। तो लीलन के रेशे में अगर हम सेल्यूलोज की बात करते हैं तो वो होता है 63.7%। जो लीलन का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम पूछा जाता है वो होता है लीनम यूसीटेडिशियम। लीनम यूसीटेडिशियम, यूसीटेडिशियम। ठीक है, लीनम यूसीटेडिशियम होता है इसका वैज्ञानिक नाम या फिर वानस्पतिक नाम। ये जो लीलन होता है इसके लिए जलवायु जो होती है, आप जानते हो मिट्टी चाहिए होती है, कैसी काली भुरभुरी सी मिट्टी चाहिए होती है। ओके, और इसको उगाने में 7 साल का पूरे समय लगता है। ओके, समशीतोष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता, नम एवं आर्द्र दोनों जलवायु की आवश्यकता यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लीलन की खेती के लिए सनफ्लैक्स बोने का समय क्या है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त या नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अप्रैल मई। जो अप्रैल मई है ये समय लीलन की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, परिधान के लिए वस्तुओं का चुनाव करते समय रखना चाहिए आकर्षक
सुंदरता का ध्यान, शारीरिक आकृति के अनुरूप डिजाइनों का चुनाव, सी है शरीर के रंग के अनुरूप परिधान का चयन, डी है उपर्युक्त सभी। तो परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। आकर्षक होना चाहिए, शारीरिक आकृति के अनुरूप डिजाइन भी होने चाहिए और शरीर के रंग रूप के अनुसार भी परिधान होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लंबी तथा दुबली महिलाओं को वस्त्र चुनने चाहिए, लंबी धारियों वाले, चौड़े बॉर्डर वाले, पतले बॉर्डर वाले या बिना बॉर्डर वाले। तो अगर बॉर्डर वाला चुनना ही है वस्त्र तो फिर चौड़े बॉर्डर का चुनो, क्योंकि लंबी है तो लंबी धारी वाले तो नहीं पहनेगी, ये तो मोटी और नाटी के लिए हो गया। पतले बॉर्डर भी नहीं अच्छे लगेंगे इस पर, क्योंकि वो खुद ही लंबी है, ठीक है। तो बिना बॉर्डर वाले यहाँ पर वस्त्र का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब है जो सही ऑप्शन हमें देना है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौड़े बॉर्डर वाले वैसे वस्त्र ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं अगर सही बात कहूँ तो, लेकिन बात ये है ना, व्यक्ति लंबा है तो उसको थोड़ा सही दिखाना है, गंठा दिखाना है थोड़ा, तो इसलिए हम ये प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नाटी व मोटी शरीराकृति वाले व्यक्ति को किन रेखाओं वाला वस्त्र प्रयोग करना चाहिए, लंबवत रेखा, आड़ी रेखा, वी आकार की रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटी व मोटी शरीराकृति वाली जो व्यक्ति है उसके लिए कैसे आड़ी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके की अच्छा नहीं, आड़ी और मोटी है तो लंबी रेखा होगा, ठीक है, लंबी रेखा का, इस तरीके की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तब उससे में वो लंबी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदर व आकर्षक वस्त्र बढ़ाते हैं मूल्यों को, प्रतिष्ठा को, सामाजिक स्तर को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को। भाई प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो समझो सामाजिक स्तर भी बना रहेगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी रहेगी और आपके वैल्यूज़ भी बने रहेंगे। तो सुंदर व आकर्षक वस्त्र एक ऑप्शन चुनना है, इसलिए बी सही है, बकाया तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ज्यामितीय नमूने किन रेखाओं द्वारा बनते हैं, सीधी व खड़ी रेखा, वक्राकार रेखा, वक्राकार है ये, और या आड़ी रेखा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ज्यामितीय डिजाइन का मतलब होता है जब हम कोई रेखा जोड़कर कोई डिजाइन बना रहे हैं, जैसे मान लो ये षटकोण भी बनाया तो इसमें भी बहुत सारी हमने क्या की, रेखाएं जोड़ दी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी ट्रायंगल भी बना रहे हैं तो क्या है, ये रेखाएं जोड़ी हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन क्या होती हैं, ज्यामितीय नमूने वही होते हैं जिनमें रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब वो सीधी भी हो सकती हैं, खड़ी भी हो सकती हैं, वक्राकार भी हो सकती हैं, आड़ी तिरछी कैसी भी हो सकती हैं, जैसे कि पंजाब की फुलकारी देखना, वो क्या है, एक ज्यामितीय डिजाइन का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को कहते हैं कारचोप, जरदोजी, केवट या स्क्रीन। तो जरी का जो काम होता है उसमें जो फ्रेम उपयुक्त होता है वो होता है कारचोप कहलाता है। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।